हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी 97। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए तो चलते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर अभी आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो मरीज जैसे अस्पताल से संबंधित है, उसी प्रकार विद्यार्थी किस से संबंधित होगा। जैसे मरीज दोस्तों अस्पताल से संबंधित है, मरीज किससे संबंधित है दोस्तों, अस्पताल से। तो विद्यार्थी किससे संबंधित होगा, पढ़ाई से, शिक्षक से, या परीक्षा से, या विद्यालय से, किससे होगा। जैसे मरीज कहाँ पर जाता है, अस्पताल में जाता है, तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा दोस्तों, यानी विद्यालय में जाएगा। कहाँ पर, विद्यालय में। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे ये दे रखे हैं विकल्प, यानी FRAMELXGSK और BOOKS का कोड बताना है। जैसे जो पहला है जो दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा चौथे से संबंधित किस प्रकार होगा, तीसरा किससे संबंधित होगा, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है दोस्तों, हमें जो भी दे रखा है उसका हम नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने से क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसान और जल्दी से हमारा और राइट ही आंसर निकलेगा। नंबरिंग करने से एकदम अच्छा और हमें जल्दी से पता चल जाता है। और बस जितने अंग्रेजी वर्ड वाला के हैं, नंबरिंग को अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको याद है अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद है तो एक अच्छी सी आसान ट्रिक के साथ मैंने एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, डीके स्टडी 97। जैसे ही सर्च करेंगे उसी में आप सभी को एक वीडियो मिल जाएगा, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के नंबरिंग को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक के साथ दोस्तों, उसे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम इसे कैसे करते हैं। जैसे F दे रखा है, F दे रखा है, F कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 6 नंबर पर आता है। कितने पर आता है, 6 नंबर पर। R कितने पर आता है दोस्तों, 18 नंबर पर। और A कितने पर आता है, A आता है 1। और M 13 नंबर पर आता है, कितने पर, 13 नंबर पर। और E कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 5 नंबर पर। इसी प्रकार हम LAXGS के भी देखते हैं। देखिए L कितने पर आता है दोस्तों, L आता है हमारा 12 नंबर पर। कितने पर, 12 पर आता है। X कितने पर आता है, S आता है 24 पर। और G कितने पर आता है, G आता है 7 नंबर पर। और S कितने पर आता है, 19 नंबर पर। कितने पर, 19 पर दोस्तों। और K आता है 11 नंबर पर। बस ये हमें सबसे सारे के नंबरिंग कर दिए हमने, बस ये 11 है, ठीक है। चलिए तो ये 6 से कितना हुआ है दोस्तों, 12 हो गया। और ये 6 से कितने, 24 हो रहा है। और ये 6 और 1 से 7 हो रहा है। तो इसमें हमें सभी को दिख रहा होगा बिल्कुल, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है ना, 6 का। और वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 6 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। +6 का अंतर आ रहा है दोस्तों। बस जैसे +6 हो गया तो हमें क्या करना है, बी में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 6 कितने हो जाएंगे। यहाँ पर करते हैं हम आगे, जैसे 2 + 6 कितना हो गया दोस्तों, 8। और 8 नंबर पर क्या आता है, H आता है। तो हम बस H आ गया, बस हम अगले H से ही हम इसमें ऑप्शंस देखेंगे। ऐसे H कितने, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यानी A में भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। हमारा फर्स्ट लेटर A भी नहीं है, और इसमें भी नहीं। और ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3rd नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या करना है, संबंधित संख्या को चुनना है हमें। तो 11 जैसे 33 से, 11 क्या है दोस्तों, 11 33 से किस प्रकार संबंधित है। उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा। जैसे कि 11 33 से संबंधित है, वो क्या हो रहा है दोस्तों, 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 11 33 होते हैं, तब 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। कितने का, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4th नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम
शब्द को चुनना है। क्या करना, विषम शब्द को। जैसे कि दे रखा है पुस्तक, उपन्यास, समाचार पत्र और लेखक। क्या करा, विषम शब्द को बताना है, विषम शब्द चुनना है। क्या, पुस्तक, पुस्तक भी पढ़ने वाली होती है, उपन्यास भी पढ़ने वाला और समाचार पत्र भी पढ़ा जाता है। लेकिन क्या होता है, लेखक, लेखक क्या करता है, इन सबको लिखता है। क्या करता है, लेखक लिखता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लेखक ही इस सभी में भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। क्या करा, विषम अक्षर को। जैसे कि अभी दे रखा था, हमने अभी बताया था, बस अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी आ जाते हैं उसमें बस क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना, नंबरिंग। हम पहले से नंबर इसके नंबरिंग करते हैं। यानी जी कितने नंबर पर आता है, हमारा जी आता है 7 नंबर पर। क्या आता है दोस्तों, जी आता है हमारा 7 नंबर पर। इसे नंबर करते हैं 7। एन आता है 14 नंबर पर। कितने, यू कितने पर, 21 पर आता है। और बी आता है 2 नंबर पर। ठीक है जी, हमने नंबरिंग कर दी। सी कितने पर आ रहा है, 3rd पर आ रहा है। और जे कितने पर आता है दोस्तों, जे आता है 10 नंबर पर। कितने पर आता है, 10 पर। जी 10 पर आता है जे। और क्यू कितने पर आता है दोस्तों, 17 पर। कितने पर, 17 पर। एक्स आता है 24 पर। सभी को पता होगा दोस्तों, एक्स 24 पर है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस बी नंबर ऑप्शन के ई 5 पर आता है, और एल 12 पर आता है, और एस 19 पर आता है, और बी 22 पर आता है। कितने पर, 22 पर। चलिए तो एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। एम 13 और T20 होता है। और ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। T20 एम 3। तो बस इसमें क्या देखना है, हमें बस अंतर देखना है, क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है। ये 7 से कितना हुआ है दोस्तों, 14 हो गया। ये 7 से 21 हो गया। 21 और 7 जोड़ेंगे कितना हो गया, 21 और 5 कितना हो गया, 26। 26 और 2 कितने हो गए, 26 के बाद 2 हो गया, क्योंकि राउंड अप हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला दोबारा से राउंड अप हो जाएगी तो 7 जुड़े आएंगे। x में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 5 और 7 कितने, 12 होते हैं। 12 और 7 19 होते हैं। 19 और 3 कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है दोस्तों। और सभी में क्या हो रहा है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी और इसमें भी, सभी में 7 7, लेकिन इसमें 3 ऐड हो रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, यही सबसे विषम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। क्या करा, विषम संख्या युग्म को चुनना है। तो बस विषम संख्या देखनी है। जैसे कि 327 हो रहा है। क्या हो रहा है, 327 किस तरह से हुआ है, 327 दोस्तों कब हुआ है, इसका क्यूब कर दिया। इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा दोस्तों। अब जब 4 दे रखा है, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब आगे दे रखा है 2 का हम क्यूब करेंगे, सभी का क्यूब ही करना पड़ेगा क्योंकि पहले हमने क्यूब किया। तो ये 8 हो जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है, 7 का 243 हो जाएगा। क्या हो जाता है, 343। क्या हो गया, तो इसका क्यूब हो जाएगा। ये कितना, ये इसका वर्ग है। क्या ये वर्ग है, क्या है ये वर्ग है, इसका क्यूब तो नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। क्या करा, विषम संख्या युग्म को चुनिए। तब ये क्या करा, 5 35 से जिस प्रकार संबंध है 6 42 और 8 64 और इससे, तो क्या करा, 5 35 कैसे हुआ, 5 में जैसे 7 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 5 जो है 35 किस तरह से हुआ है, इसमें हमने 7 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 35। अब जैसे 8 दे रखा है, 8 64 कैसे हुआ है, 8 64 कैसे हुआ है, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे हम। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 इंटू 7 कर देंगे तभी तो 42 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 11 इंटू 7 कर देंगे तब क्या हुआ, 7 हो जाएगा दोस्तों। तब हमें यही वाला ऑप्शन सबसे अलग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यही वाला भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर 8 इंटू हो रहा है, सभी में 7 इंटू हो रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज दे रखे हैं। जैसे कि ये आकृति दे रखी है तो आकृति में कितने त्रिभुज, सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों आकृति का डिवाइड। जैसे हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे पार्ट वाइज इसे तोड़ लेंगे तो हमें आसान हो जाएंगे ऐसे त्रिभुज की संख्या गिनने में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे पार्ट वाइज बांट लेते हैं। मैंने जैसे ऊपर वाला पार्ट दे रखा है, मैं क्या दे रखा है, ऊपर वाला पार्ट दे रखा है, ऊपर वाले को हमने अलग ले लिया दोस्तों। ये त्रिभुज ही है, आप सभी को बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट ले लिया। अब एक नीचे पार्ट इसी तरह का एक नीचे दे रखा है, इसी तरह का ही दे रखा है नीचे। ठीक है,
तब ये क्या किया मैंने, इसे हमने रोटेट कर दिया। जैसे रोटेट करेंगे तो इसी प्रकार की आकृति बन जाएगी। जैसे कि नीचे थे वो भी उतने ही बनाएंगे, पर कोई बात नहीं, हमने रोटेट करके सेम आकृति इसी जैसे ले ली। क्योंकि अब इसमें हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 1 2 किए तो 1 + 2। ये आकृतियाँ गिनने की, त्रिभुज गिनने की बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, सभी को अच्छे से पता ही होगा, कोई बात नहीं पता है तो आप देख सकते हो। जैसे भी कितने भी इस प्रकार की आकृति हो, उसमें त्रिभुज की काउंटिंग करनी हो तो सबसे पहले बस नंबरिंग कर देंगे 1 2 1 2 किया हमने, 1 2 को जोड़ लिया, क्या हो गया 3 हो गया दोस्तों, क्या हो गया 3। तब ये जब इस सेम आकृति ये भी है और ये भी है तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, प्लस के 3 कर देंगे हम यहाँ पे। तो 3 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। अब हमने क्या क्या काउंट कर लिया, हमने ऊपर वाली आकृति तो देख ली है और एक नहीं नीचे वाली आकृति देख ली, इसमें 6 मिले हैं। अब हमें आगे देखना है, जैसे अब हमें आगे देखना है दोस्तों, ये वाली ये हमने ले लिया। अब हमें बस ये वाली आकृतियाँ गिन ली, तो अब हमें ये वाली आकृति भी लेनी पड़ेगी दोस्तों। एक ये होगी, प्लस के हमने 1 कर दिया इसमें, ठीक है। अब एक इधर से भी बन रही है इस प्रकार की आकृति, एक इधर से कर दिया, +1 इधर से ले लिया, तो हमारे पास कुल कितने हो जाएंगे, 6 और +2 कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, कौन सा 9 नंबर, ये भी आकृति से ही आ गया दोस्तों, ये भी आकृति से ही पूछा है प्रश्न, ठीक है। 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है जिसे हम आज सॉल्व करा रहे हैं आप सभी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं आप सभी को। ये नहीं है हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, ऐसे होते हैं कुछ आसान से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ हार्ड पूछे जाते हैं, 20 से 30% के करीब दोस्तों हार्ड पूछे जाते हैं और बाद बाकी थोड़े से इजीली होते हैं। और ठीक है, चलिए तो अब इसे करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, ये आकृति हमें दे रखी है तो इस आकृति को हम पहले से रोटेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, रोटेट, यानी इस आकृति को हम घुमा लेते हैं, इस तरफ हम घुमाते हैं। क्या करते हैं, इस तरफ हम इसे आकृति को घुमा देते हैं दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। इस तरफ हम इस आकृति को हम घुमा देते हैं, ये हमने घुमा दी दोस्तों, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो कैसे हो रहा है, एक तो यहाँ पे डंडा हो रहा है, ठीक है, और एक यहाँ से थोड़ा सा एक आगे को हो रहा है, बस आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आप बस इस तरह के दे रखे, एक यहाँ पे भी डंडा दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल, और एक यहाँ पे भी दे रखा है। तो हमें बस क्या करना, पहले से हमें इनको हटा देते हैं, अभी इनमें काउंटिंग करते हैं। हमने इस तरह की आकृति अभी आप सभी को पता ही थी, तो क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 और यहाँ पे 3। तो बस इनको हम प्लस कर देंगे, 1 + 2 + के 3, और ये कुल कितना हो गया, 1 3 + 2 + 1, यानी ये हो गया 6। कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पे, 6 हो गए। अब हमारे पास रह क्या गया दोस्तों, अब इनको हम हटाते हैं, अभी सभी को अभी हम इसे हटाते हैं। 6 इसमें हमने गिन लिए, कितने त्रिभुज है, 6। अब हमें यहाँ से एक यूँ कर दिया है और एक यहाँ से एक कर दिया है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा होगा दोस्तों, हमें यहाँ से दिख रहा होगा बिल्कुल कि एक तो त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है दोस्तों, बन रहा है एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक यहाँ से ये वाला बन रहा है, क्योंकि वो तो हमने गिन ही लिया, लेकिन ये वाले दो तो त्रिभुज बन रहे हैं। तो 6 + के 2 6 + के 2, ये आप सभी को क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों। चलिए तो मैं भी कलर को चेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल आप सभी को क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा दोस्तों। इसे अभी हम हटाते हैं, ये 6 तो थे पहले, 6 थे, अभी 1 और 1 + 2 कितने हो गए, 6 + के 2, ये 2 और मिल गए। अब एक और ये वाला और हमें मिल रहा है, कितने हो गए, + के 1 कर देंगे, कितने हमारे पास त्रिभुज आ गए दोस्तों, 9 आ गए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक बड़े घन में प्रत्येक अक्ष को समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। क्या होगा, तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। चलिए तो हम इसे देखते हैं, कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब हमें क्या बनाना है, सिर्फ घन बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, घन बनाना है। आप सभी को घन बना के ही समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल भी। ये दोस्तों घन बन गया, क्या बनेगा, ये हमारा घन बन गया, क्यूब बना दिया हमने, ये क्यूब बना दिया। अब क्या कह रहा है वो, 4 समान दूरी के बिंदु, इसमें 4 1 2 3 और ये 4 समान दूरी के बिंदु लगे हुए, बिंदु और पर पूर्णतः काटा जाता है। इन बिंदुओं से वो
समान समान काटा जाता है सारी भुजाओं से, तो कितने छोटे घर बनेंगे। अरे किसी घन से छोटे छोटे, पहले तो एक भुजा थी इसकी, अब कितनी भुजाएं हो जाएंगी दोस्तों, 5 भुजा हो जाएंगी। जब 5 भुजा हो जाएंगी, जैसे कि एक यूँ काटा है, ये समान काटा है दोस्तों, एक ये यूँ काटा है और ये काटा है, 4 समान पर काटा है। इसी प्रकार ये इधर काटा है, इसी प्रकार ये इधर काटा है दोस्तों, और ऐसे ही काटा है। और इस प्रकार वो इधर भी काटा है, ये इधर भी काटा है दोस्तों, क्या अगर इधर भी काटा है, ऐसे ही काटा सेम दोस्तों, ये इधर भी काटा है। इसी प्रकार ये यूँ करके मान लो, ठीक है। इस तरह से ये इधर भी काटा है। तो बस कितने हो गए दोस्तों, ऐसे ही यहाँ से भी काटा, 1 2 3 और ये कुल मिला के 4 हैं इसमें पूरे। तो इस तरह से काटा। हमारे पास कितनी भुजा हो गई, पहले थी 1 भुजा, अब वो हो गई छोटी छोटी, 1 2 3 4 5। अब कितनी भुजाएं हो गई उसकी, समान 5 भुजा हो गई। तब त्रिभुज के पूर्ण कुल घनों की संख्या कितनी होती, क्या होती है, कुल घनों की संख्या होती है 1 क्यू दोस्तों, क्या होती है 1 क्यू। हमारे भुजा का मान कितना है, कितनी भुजा रहे हैं 5, यानी 5, मतलब 5 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर। दी गई आकृति में एक्स युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, एक्स युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा दोस्तों। ये बॉक्स है, एक क्या है, ये भी एक घन के आकार का ही बॉक्स है, जिसे हमने खोल दिया है। जैसे कि ये वर्ग मान लो, चाहे घन मान लो दोस्तों, कुछ भी मान सकते हो आप, घन ही मान लो, क्यूब मान लिया। हमें क्या कर लिया, एक क्यूब आकार का दे रखा था, क्या दे रखा था, एक क्यूब आकार का दे रखा था। इसे हमने क्या कर दिया, खोल दिया। बस इसके 3 भुजा, जैसे कि एक्स ऊपर दे रखी है, और ये दे रखा है पी, यहाँ पर दे रखा है, पी यहाँ दे रखा है, तब आर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या पूछा, पी के विपरीत फलक क्या होगा, यानी पी का युक्त फलक है। जैसे पी किस पर आएगा, पी के नीचे, जैसे एक्स पूछ रहा है, सॉरी एक्स पूछ रहा है, एक्स के विपरीत में क्या आएगा। तो सबसे पहले दिख रहा है हमें एक्स के नीचे क्या हो सकता है, बस सिर्फ ये होता है, पहले का दूसरा। इसी प्रकार पी का जेड हो जाएगा, तब एन का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा दोस्तों। तो पी हमें एक्स का निकालना, एक्स का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्नाकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। क्या होगी, सही प्रतिबिंब दर्पण होगी। ये दर्पण है दोस्तों, ये दर्पण दिख रहा होगा आप सभी को, और ये कोई भी आकृति है, ठीक है। ये आकृति, इसमें से हमें छांटना है। क्या हो जाएगा, तो आकृति हम इस तरह की बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस तरह की हम एक आकृति बनाते हैं। जैसे हमने एक आकृति बनाई, ठीक है, ये आकृति बनाई, जैसे इस तरह से डंडे हो रहे थे, लेकिन ये वाले ऊपर से तो जाएगा, ये जो है ऊपर से तो जाएगा, क्या होगा, ऊपर से तो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर नज़दीक है तो नज़दीक में रहेगा, ना कि वो दूर जाएगा। जैसे कि ये वाला दूर था, तो ये तो यहाँ पर दूर रहेगा ही रहेगा दोस्तों। ये तो आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो है नीचे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे ही रहेगा। ये वाला त्रिभुज वाला क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज वाला जो दिख रहा होगा ये नीचे रहेगा, और ये वाला जो ऊपर है ना, तो ये वाला उस तरह का वर्ग आकार, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ। तो ये वाली आकृति इसमें कौन सी में दिख रही है, ये वाली आकृति किस में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है दोस्तों। क्या है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा, दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित हो। क्या कह रहा है, प्रश्नाकृति जो है निहित हो। ये हमारी प्रश्नाकृति है दोस्तों, क्या है, ये हमारी प्रश्नाकृति है। ये उत्तर आकृतियों में बस ढूंढनी है, क्या करनी है हमें, इनमें ढूंढनी है। तो इसमें तो मिलने से रही दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता, और इसमें भी नहीं हो सकती, और ये भी अलग है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, क्या है, ऑप्शन नंबर डी में ही आकृति मिल रही है। जैसे कि ये और यूँ और यूँ और यूँ, और ये घूम के यूँ करके बन गई, तो ये वाली आकृति इसी में बन रही है और किसी में नहीं बन रही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। जैसे कि इसमें दे रखा है, ठीक है, तो अरे इसमें कौन सी आकृति, हमें बस सिर्फ वो देखना है इसमें कौन सी आकृति जो है सेट बैठ सकती है, यानी सेट एकदम से। हम इस आकृति में इस जो खाली बॉक्स देख रखा है, इसमें हम यहाँ से एक आकृति उठा के रख दें,
तो एकदम से सेट बैठ जाए। तो हमें वही आकृति हमें यहाँ से छांटनी है, क्या करना, वही आकृति छांटनी है। तो यहाँ पर देखो ये तो बैठ नहीं सकती, क्योंकि ये वाली आकृति बननी है। जो ये वाली है यही तो दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, ये वाली आकृति दे रखी है। और इसमें तो यहाँ पे देखो इसमें एक डंडा है और उन सभी में 2 डंडे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकती, इसे तो बिल्कुल निकाल दो। और ये वाली जो आकृति दे रखी है, ये वाली जो आकृति दे रखी है, तो क्योंकि इसमें भी 2 डंडे हैं, लेकिन ये आकृति उल्टी है, ये नहीं हो सकती। तुम्हारी सही आकृति क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या, दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। जैसे ये अक्षर उसने दे रखे हैं, ये वर्ड जो भी ये वर्ड दे रखे हैं उसने क्या करा, तो इनसे ये जो भी बनाए हैं ये नहीं बन सकता। कौन सा वाला नहीं बन सकता, हमारा सही ऑप्शन देखना है हमें। जैसे पी भी दे रखा है उसमें, अक्षर ढूंढने पी भी, ओ भी, आर भी और टी, ये भी दे रखा, तो ये नहीं बनेगा दोस्तों। अब देखते हैं बी, TIRE, तो ये भी दे रखा, तो ये भी नहीं बनेगा। क्या करा, ये भी नहीं बनेगा। अब आगे पेन, PAIN, और इसमें PAVAIN, ये भी दे रखा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। जैसे सी नहीं उसमें दे रखा, तो ये नहीं बनाया जा सकता। क्या, ऑप्शन नंबर सी, ये सी नहीं दे रखा है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। क्या कहता है, वह आरेख चुनना है जो वर्गों नीचे दिए गए वर्गों के रूप को सही निरूपण करता है। जैसे भिंडी दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, भिंडी। तो भिंडी दोस्तों, भिंडी का एक हमने साइन बना लिया। जैसे भिंडी दे रखा है, भिंडी अलग हो गई, ठीक है। अब सेब और फल दे रखा है, जैसे फल, अब हमने सेब का बना लिया। देखो सेब और भिंडी में कोई संबंध नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर सेब बना लिया, ठीक है। ये भिंडी है और ये सेब है, तो इनमें कोई संबंध नहीं है। देखो फल और सेब में तो संबंध होता है दोस्तों, क्योंकि सेब जो है एक फल के अंदर आता है। क्या होता है, फल के अंदर आता है, तो फल हमने ऊपर बना दिया। तो इस तरह का शेप देखो दोस्तों कौन सा बन रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। क्या ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। क्या अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है, क्या करना, आने वाली संख्या को चुनना है। चलिए तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस, इस तरह की संख्या होती है। जैसे पहले से दूसरे घटाओ, दूसरे से तीसरे को जोड़ो या गुणा करो, इस तरह से करना होता है। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है, बस उसे हम सॉल्व करते हैं। अब 17 प्रश्न है, 17 को चलिए तो हम इसे करते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो हमें पहले से क्या करना है, यानी इसमें ये देखना है, देखो रो वाइज चलना है या कॉलम वाइज। तो हमें जो चलते हैं कॉलम वाइज चलना पड़ेगा, क्यों कर, कॉलम वाइज। यहाँ पर नीचे ऑप्शन में नीचे, जैसे कि बड़ी संख्या जिस तरफ होती है, जैसे कि इस साइड कोई बड़ी संख्या दे रखी हो अंत में, तो हमें रो वाइज चलना पड़ेगा। जैसे इस तरफ दे रखी है, क्योंकि रो वाइज चलना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो नीचे दे रखी है, तो हमें क्या चलना पड़ेगा, कॉलम वाइज चलना पड़ेगा। कॉलम वाइज, जैसे ऊपर दे रखी हो तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो हमें बस कॉलम वाइज चलना है। क्या करना, तो हमें अब देखते हैं इसमें हम वर्क करते हैं, यानी 2 का वर्क करते हैं दोस्तों, 2 का वर्क करते हैं, प्लस 6 का वर्क करते हैं, और प्लस कर देते हैं हम 3। क्या कर देते हैं, +3। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का वर्क 4, 6 का वर्क 36, और 6 4 10 होती है 6, ये कितना हुआ, 2 का वर्क 4 और 4 36 40, 40 और 3 43। क्या आ रहा हमारा 43 आ रहा है दोस्तों, ये तो सही है ट्रिक। चलिए अगले पर भी अप्लाई करके देखते हैं। 5 का वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, लेकिन 7 का वर्क कितना होगा, 49 हो जाएगा। 25 7 कितने होते हैं, 49, हमने 74 हो गया, 74 और प्लस के 2, यानी प्लस के 7 का वर्ग हो गया और प्लस के 2 हो गया, बराबर हमारे 76 हो रहा है। ये भी अप्लाई होगी दोस्तों। यही वाला अब तीसरे में करना होगा, हमें क्या करना है, तीसरे में भी यही करना है। 3 का वर्ग करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, 3 का वर्ग प्लस के 8 का वर्ग करते हैं, प्लस के 2 जोड़ देते हैं, यानी 3 3 के 9 होता है, और 8 8 64, 64 और 10 कितने होते हैं, 74 और 1 73, 73 और प्लस 2 यानी 75 हो गया। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 75, यानी 75 हो गया इसका। तो हमारा सही आंसर 75 हो गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसका 75 आंसर है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं 18 नंबर। दी गई आकृति में कितनी घड़ियां गोल तथा नीली हैं, क्या कितनी घड़ियां गोल तथा नीली हैं। तो हमें देखो इसमें देखो नीली वाली आकृति है, लाल वाली है और गोली है। तो बस हमें चलिए हमें अलग अलग कर देते हैं आपको कलर वाइज, ठीक है। जैसे नीली वाली दे रखी है, जैसे नीली वाली शेप क्या है, नीली वाली शेप है दोस्तों, ये वाली शेप है नीली वाली, क्या है, नीली वाली शेप ये दे रखी है।
जैसे हम दोबारा से कर देते हैं इसे, यहाँ से हटा के ये नीली वाली शेप दे रखी है। अब नीली वाली शेप को हम, अब हमें लाल वाली शेप लेनी है। क्या करना है, लाल वाली शेप लाल वाली हमने यहाँ पर लाल वाली ले ली। अब हमने लाल वाली ले ली। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा नीला और लाल। हमें क्या चाहिए, हमें कितनी घड़ियाँ गोल तथा नीली है, परंतु लाल नहीं है। गोल हो और नीली हो पर लाल नहीं होनी चाहिए। घड़ी तो हमें देखना पड़ेगा, घड़ी वाला तो ऑप्शन यही है दोस्तों, ये वाला घड़ी पूरा दिख रहा है। और हमें गोल हो और नीली हो, लेकिन लाल नहीं हो, लाल के अंदर नहीं आए, गोल के भी अंदर आए। तो हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, हमें यहाँ से इस सभी को हटा देते हैं। तो हमारा गोल भी मिल गया नील। तो हमारे पास कितना दिख रहा होगा दोस्तों, 30। क्या दिख रहा है, 31। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों का सही माने चाहे उनमें सामान्यतः तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत है। चलिए आगे देखते हैं, इसके कथन देखते हैं। कथन दे रखा कुछ जल हमने क्या किया, जल यहाँ पे हमने ऐसे हमने बनाया कुछ जल, यानी जल ले लिया, हमने जल बना दिया दोस्तों। तो कुछ जल, अब जल के हमने जल ले लिया, कुछ जल सफ़ेद है। क्या है, सफ़ेद। हम यहाँ पे सफ़ेद कर देते हैं, कुछ जल जो है सफ़ेद है। हम पे सही से बनाते हैं दोस्तों। ये हो गया, ये तो हो गया हमारा सफ़ेद। और यहाँ पर क्या हो गया, जल दोस्तों, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ जल जो है सफ़ेद है, कुछ मछलियाँ जल हैं। क्या, कुछ मछलियाँ जो हैं जल हैं दोस्तों। क्या है, कुछ मछलियाँ जो है जल हैं। तो यहाँ से हम मछलियाँ ले लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, यहाँ से हमने मछलियाँ ले ली, कुछ मछलियाँ जल हैं तो मछलियाँ यहाँ पे मिला दी, कुछ मछलियाँ जल हैं। तो क्या करें, सभी मछलियाँ जल हैं, सभी मछलियाँ जल हैं, कुछ मछलियाँ हैं। पहले ही उसने क्या रखा, कुछ मछलियाँ, क्योंकि कुछ से सभी नहीं हो सकता, लेकिन सभी से कुछ हो सकता है। तुम्हारा सही आंसर नहीं होगा। पहला क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, पहला गलत हो गया, क्योंकि कुछ मछलियाँ जल हैं, सभी मछलियाँ नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं, कुछ सफ़ेद मछलियाँ हैं, कुछ सफ़ेद मछलियाँ हैं, क्योंकि सफ़ेद मछलियाँ और सफ़ेद के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है उसने। सफ़ेद और मछलियों के बारे में कोई संबंध बताया नहीं है, क्यों आप सभी को आकृति दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सफ़ेद और मछलियों के संबंध में कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सही माना चाहे उसमें सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके कथन देखते हैं 20 नंबर प्रश्न के। अब कह रहा है सभी सफ़ेद तरल है। अब यहाँ पर भी बनाते हैं हम, सफ़ेद जो है ये बना दिया हमने सफ़ेद। सभी सफ़ेद क्या है, तरल है। यहाँ पे सफ़ेद कर देते हैं, सभी सफ़ेद क्या है, तरल है। ये तरल के अंदर ही आएगा, जब सफ़ेद है तो सभी सफ़ेद क्या है, तरल है। अब आगे क्या कह रहा है, कुछ खंबे सफ़ेद है। सफ़ेद यहाँ से ले लेंगे हम थोड़ा सा इसमें मिला के, कुछ सफ़ेद जो कुछ खंबे हैं, कुछ ही दे रहा है, कुछ ही पार्ट गया है इसमें खंबे में। क्या, खंबे का कुछ पार्ट सफ़ेद है। अब आगे देखो, सभी खंबे तरल हैं। सभी खंबे तरल हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी खंबे तरल तो नहीं हो सकते, कहा नहीं है। संभावना में हो भी सकता है, लेकिन सभी खंबे तरल हैं नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ तरल खंबे हैं। क्या, कुछ तरल जो है खंबे हैं। तो कुछ तरल तो दिख ही रहा खंबे हैं, कुछ तरल खंबे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी तरल सफ़ेद हैं। क्या, सभी तरल सफ़ेद हैं। सभी तरल सफ़ेद नहीं हो सकते, क्योंकि सफ़ेद जो है तरल के अंदर है, लेकिन तरल सफ़ेद के अंदर नहीं है। तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा, 20 नंबर बी, यानी सेकंड सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। सुमित राहुल का पुत्र है। क्या है, सुमित जो है राहुल का पुत्र है। किसका,
राहुल का पुत्र है कौन, सुमित। ये वाला जो पुत्र है, पुत्र यानी पुरुष है, यानी प्लस कर लिया हमने। और राहुल अंकिता का भाई है, क्या है, राहुल अंकिता का भाई है, ये अंकिता होगी, अंकिता यानी फीमेल है, माइनस कर देंगे, यानी क्या, अंकिता का भाई है, क्या है, राहुल। कौन, राहुल। राहुल प्लस हो गया, पुरुष हो गया। तो अब आगे देखते हैं अंकिता, स्मिता। स्मिता जो अंकिता की पत्नी है, इस अंकिता की पत्नी है, कौन, अंकिता। स्मिता अंकिता की पत्नी है। सॉरी, ये इससे हम हटाना पड़ेगा क्योंकि अंकिता जो है पुरुष है, स्मिता अंकिता की पत्नी है, यानी अंकिता क्या, पुरुष है। हमारे यहाँ पे स्पष्ट हो गया बिल्कुल भी दोस्तों, ठीक है। ये तो पॉजिटिव में आएगा ही आएगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव में ही आएगा। अंकिता, अंकिता कौन, अंकिता की पत्नी कौन है, स्मिता है। स्मिता ये आ गई यहाँ पर, स्मिता क्या है, ऐसे हम ले लिया, तो ये तो फीमेल है तो माइनस ले लिया। और स्मिता अंकिता की पत्नी है। सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित है, ये सुमित जो नीचे दे रखा है, सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित है, यानी अंकित सुमित से क्या कहेगा दोस्तों, बस ये बताना हमें। तो क्या कहेगा ये दोस्त, ये इसका भाई है, भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न 22। एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। एच जो है टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। एच क्या है, टी का भाई है। यहाँ पे लेते हैं दोस्तों हम एच, एच क्या है, टी का भाई है, बराबर में होते हैं जी, ठीक है। टी, एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। ये पत्नी है, सीधे से स्पष्ट हो गया किसकी, आर की। ये आर हो गई, आर तो पॉजिटिव में आ जाएगा जब इसकी ये पत्नी है। तो एस आर का पुत्र है, क्या है, एस, यहाँ पे आगे एस, एस जो आर का पुत्र है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है। एल का ये पति है, ये एल आ गई यहाँ पर, एल का पति है, इसकी ये पत्नी हो गई तो ये नेगेटिव आ गई, एल का पति है। अब आगे देखते हैं एल टी से किस प्रकार संबंधित है। जो एल जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, टी से, यानी टी एल से क्या कहेगा, से जिसके पास लगी हो तो वो उससे क्या कहेगा, बस ये निकालना होता है। तो टी एल से क्या कहेगा, पुत्र वधु, ये इसका पुत्र है, ये इसकी माँ हो गई, ये इसका पुत्र हो गया, तो क्या हो गया, पुत्र वधु। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 23। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है तो लाभ प्रस्तुत बताना। विक्रय मूल्य का 4/5, यानी किसी चीज़ का हमने विक्रय मूल्य मान लिया, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है। क्या है, विक्रय मूल्य, किस विक्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 4/5 है। जैसे कि विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे मान लिया विक्रय मूल्य मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब विक्रय मूल्य तो माना एक्स, अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स का 4/5, क्या हो जाएगा, एक्स का 4/5, क्या हो गया, ये हमारा सी पी हो गया, ये सी पी हो गया, और ये क्या हो गया, एस पी दे रखा है, ये सी पी हो गया, ये एस पी दे रखा। तो हमें क्या निकालना, तो लाभ प्रस्तुत बताना है दोस्तों। तो हमें क्या है, सी पी पर ही तो निकालते हैं, सी पी पर ही तो निकालते हैं लाभ। और क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एक्स में से ये से घटा देंगे, क्या कर देंगे, एक्स माइनस के 4x/5, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो दे ही रखा है, ठीक है, नीचे दे रखा है सी पी हमारा 4x/5, ठीक है। अब ये वाला इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x और 5 में तो एक 4x गए, तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा x/5, क्या बचेगा ऊपर, यहाँ पर बचेगा x/5, यहाँ पर लिख लेते हैं हम x/5 पूरे का बट्टे 4x/5, और जैसे 4x/5 दे रखा है यार, 5 का ऊपर गुणा हो गया x में, और ये 4x का इसमें हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और x से x तो 1/4 हो गया, क्या हो गया, कुल मिलाकर 1/4, क्या होगा, 1/4। अब लाभ प्रतिशत में 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज पूछ रहा है तो, ठीक है। 4 का इसमें 25%, क्या हो गया हमारा 25% दोस्तों, 25, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न। प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो चलिए
प्रथम हमारा 24 नंबर प्रश्न है। क्या है? 24 नंबर प्रश्न है। चलिए तो देखते हैं। प्रथम 37 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, संख्या जितनी भी दे रखी हो तो उसे मान लेते हैं एन। तो एन प्लस के 1/2 क्या हो जाएगा? एन प्लस के 1 यानी एवरेज निकालने के लिए बराबर कितने को होता है? 1 यानी एवरेज के बराबर होता है। तो बस इसी से संख्या कितनी निकालनी है हमें, ऐसे हम इस यहाँ से उठा देते हैं यानी 37 और प्लस के दोस्तों 1 क्या हो जाएगा हमारा? बाई 2 हो जाएगा। 38 हो गया बराबर हमारा औसत क्या आ जाएगा? 19 यानी 38 बाई कितना हो गया? 2 यानी 19 हो गया। क्या होगा? 19 हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 25। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर 3 समान है, चौथा जो सर्वत्र भिन्न है उसे भिन्न आकृति को बताना। जो 3 यानी तीनों से अलग हो उसे हमें बताना। क्या करा? तीनों से अलग हो उसे हमें बताना। देखो इसका भी इस तरफ शेप है और एक इस तरफ शेप है, इसका भी इस तरफ है और एक इस तरफ है, और इस वाले का इस तरफ है और ये भी इस तरफ है। ये दोस्तों इसमें समान है। क्या है? दोनों में समान है। इसमें इधर है और एक इधर है, और इसमें एक इधर है और इसमें एक इधर है दोस्तों है, और इसमें भी वही है, और इसमें भी इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इसमें दोनों समान है दोस्तों। हमारे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में 26 प्रश्न में दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्वत्र भिन्न है। इसमें भी वही भिन्न निकालना है। हमें क्या करना है? इसमें भी एक भिन्न निकालना है, अलग वाला। जैसे इसमें देखो हमें बस इस पॉइंट को पकड़ना है, एस के इस पॉइंट को पकड़ना है। कौन से वाले को? इस वाले पॉइंट को। जैसे ये हम पे पॉइंट लगा हुआ है, एरो के नज़दीक है। क्या है? एरो यानी तीर के बिल्कुल नज़दीक में है। इसमें भी नज़दीक में है, इसमें भी दूर है। देखो इसमें भी दूर है, इसमें भी दूर है, इसमें भी दूर। इसमें क्या है? नज़दीक है सबसे, और इसमें सभी में दूर है। क्या है? इसमें दूर है, इसमें भी दूर है दोस्तों, और इसमें भी दूर है। क्या है? इसमें भी दूर है, और इसमें क्या है? नज़दीक में है दोस्तों। क्या है? नज़दीक में। चलिए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 27 नंबर प्रश्न है हमारा। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। क्या? 4 आकृतियाँ जिनमें से 3 किसी एक आधार पर है और एक सर्वत्र भिन्न है, वही भी सेम है। इसी तरह का प्रश्न फिर से आ गया है, और इसे भी भिन्न को हमें आकृति बतानी है, भिन्न आकृति को। इसमें देखो इसमें भी दे रखा है स्क्वायर, ये बॉक्स दे रखा है, इसमें भी बॉक्स दे रखा है, 4 दे रखे, इसमें भी इस तरह के 4। कैसे? इस तरह के 4 दे रखे। ये आप सभी को बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, ये 4 बॉक्स दे रखे, इसी तरह के 4 दे रखे, लेकिन एक बॉक्स इसमें इस तरह का दे रखा है। कैसा? इस तरह का दे रखा है। इसमें एक न्यू करके चल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें एक इस तरह का कौन सा बॉक्स है? जैसे ऑप्शन नंबर सी है, और सभी सेम है, और बिल्कुल सभी सेम है, बिल्कुल भी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नीचे निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात करना। क्या करना है? लुप्त अंक निकालना है हमें। 4 से 16, 16 से 36, 36 से 64 किस प्रकार हुआ है? ठीक है, तो 2 का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं हम? 2 का, तो बस हमें क्या करना, 2 का वर्ग ये किया, हमें क्या किया यहाँ पर किया दोस्तों 2 का वर्ग। 2 के वर्ग से क्या आया हमारा? 16 आया, और यहाँ पे हमने 4 का वर्ग किया। क्या? 4 के वर्ग से क्या आया हमारे पास? 16 आया। 2 के वर्ग से 4 आया। यहाँ पर हो रहा है दोस्तों 6 का वर्ग हो रहा है, 6 के वर्ग से 36 हो रहा है, और यहाँ पर 8 का वर्ग हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 के वर्ग से क्या हो रहा है? ये 64 हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, +2 ही तो हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, और यहाँ पर भी +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। क्या हो गया हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अगले 29 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसे करते हैं। 40 से 29, और 29 से 60, 60 से 123 हो रहा है। तो ये किस प्रकार हो रहा है? क्या हो रहा है? इस प्रकार, यानी 14 में 2 का मल्टीप्लाई किया। क्या किया? 14 में 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पर हो रहा है 14 × 2 प्लस के 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस के 1 हो रहा है। ये कितना हो गया? 14 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जैसे आगे दे रखा है यहाँ पर 29 × 2 हो रहा है, 29 दूनी 58 प्लस के 2 हो रहा है, बराबर कितना हो गया? 60 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दे रखा 60,
60 दे रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2 दे रखा है और प्लस के 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, यानी 60 दूनी 120 और 3 कितने होते हैं 123 हो जाता है दोस्तों, 123 हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा, आगे कह रहा है ऐसे ही 123 दे रखा है, इसका भी उसी सेम इसी तरह से हो रहा है। तब बस हमें 123 मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना 123, ऐसे 123 कर दिया, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, लेकिन यहाँ तक क्या था 3 प्लस हुए हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर, 123 दूनी कितने होते हैं 246 हो जाते हैं, और प्लस के 4 यानी 250 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 250, हमारा सही आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, तो किस ऑप्शन में 250, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं अगला 29 नंबर, सॉरी 250, सॉरी ये हो गया 29 नंबर और 250। आगे देखते हैं अगला 30 नंबर प्रश्न हमारा, यह कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। क्या क्या, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है, हमें क्या निकालना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति बतानी है। अब जैसे कि ऊपर दे रखा है, इसमें दे रखा ऊपर है और ये दो सेम है, क्या ऊपर, उससे थोड़ा सा नीचे कर लिया यानी बीच में आ गया, वो वैसे बीच में कर लिया, और ये बिल्कुल सेम है, ये भी बीच में पहुंच गए, उसे नीचे कर लिया वो ऊपर हो गया। अब क्या हो जाएगा, जैसे अब वो ऊपर से ये फिर बीच में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फिर बीच में हो जाएगा और वो बीच में, जैसे लास्ट में नहीं आएगा वो एकदम से फिर बीच में आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर बीच में से फिर वो नीचे पहुंच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। क्या क्या, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति बतानी है। इसमें देखना है, क्या करना है, बस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को बताना है। एस दे रखा है, बी दे रखा है, एस और बी सभी में सेम 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 टू सेम सेम टू सेम ये दे रखा है। बस क्या हो रहा है, ये जो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल में ही बस डिफरेंस हो रहा है। क्या कर रहा है, ट्रायंगल में बस ओनली डिफरेंस किस में है, ट्रायंगल में, ट्रायंगल में ही देखना है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल में डिफरेंस देखेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 31 नंबर प्रश्न है, 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वो चलिए देखते हैं 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये भी, ये जो है ऊपर दो ट्रायंगल एंड ऊपर एक उल्टा कर लिया, एक उल्टा किया, तीनों बराबर से रखे हैं, इसमें भी एक उल्टा है, क्या है, एक उल्टा है, और इसमें इससे ऊपर वाला भी सही है, इसे घुमा लिया और इसे इधर घुमा दिया। अब आगे देखते हैं इस वाली आकृति में क्या हुआ है, इस वाली आकृति में क्या हुआ, जैसे कि ऊपर था ये नीचे वाला तो सभी आकृतियों में सेम होना ही होना है, नीचे वाला तो सभी आकृतियों में सेम है, ये वाला ही घुमा दिया, इसे ऊपर से घुमा दिया, इससे ही राइट कर दिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले में फिर से क्या आ जाएगा, फिर से भी वही आ जाएगा, फिर से घूम के वही आ जाएगा, यानी राउंड अप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। क्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति बतानी है। तो ये भी बहुत ही इजीली प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इजीली, बस इसमें दो साइनें चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, दो साइनें, इसमें बीच वाले को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जैसे बस ऊपर वाला था, ऊपर वाला जो दे रखा है पहले और सेकंड में जाते ही वो नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर पहुंच गया। क्या हुआ, नीचे वाला फिर जैसे ही थर्ड में पहुंचा है तो नीचे से ऊपर हो गया और ऊपर वाला फिर नीचे आ गया। फिर जैसे ही फोर्थ में जाएगा फिर से नीचे हो जाएगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा। वो फोर्थ में जाते ही वो नीचे हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नीचे आ रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा नीचे आ रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 33। एक विशिष्ट कोड भाषा में रॉक को क्या लिखा जा रहा है, SQFO। क्या लिखा है, रॉक को क्या लिखा है, SQF। तो हमने क्या किया था, बस सिर्फ नंबरिंग करना है। आर कितने पर होता है दोस्तों, 18 पर होता है। आर कितने पर, 18 पर। ओ कितने पर होता है, 15 पर। सी कितने पर होता है, 3 पर। के 11 पर होता है। अब ये इसमें चेंज हो रहा है, SQFO। एस कितने पर होता है दोस्तों, 19 पर होता है। क्यू कितने पर होता है, 17 पर होता है। और ये एफ होता है 6 पर होता है और ओ होता है 15 पर। बस हमें क्या करना है,
18 से ये क्या हुआ 19, यानी यहाँ पर क्या हुआ +1 हुआ है दोस्तों क्या, और यहाँ पर +2 हुआ है, और यहाँ पर +3 हो रहा है, और यहाँ पर 11 से 15 हो गए तो +4 हो रहा है। बस इसी प्रकार हमें चलना है, यानी एल में +1 करेंगे, यानी एल के बाद क्या आता है एम आ जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं एम, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी एम तीसरे नंबर ऑप्शन में है फर्स्ट लेटर। जैसे कि हमें फर्स्ट ही मिल रहा है तो हमें और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी ढूंढने की, क्योंकि इसमें किसी में फर्स्ट लेटर एम नहीं है किसी में भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल के बाद क्या आता है एम ही आता है। चलिए अगले ऑप्शन 34 में निम्नलिखित ये करा एक विशिष्ट कोड भाषा में टीयर्स को ए कोड किया जाता है और ल्यूएस को ए कोड किया जाता है। तो इस कोड में डेंस को कैसे लिखेंगे, इसका तो ये कोड हो गया, इसका ये कोड। अब इसे हम चेक करते हैं, टी कितने पर आता है 20 पर आता है, इसमें भी 20 दे रखा है। ई कितने पर आता है 5 नंबर पर आता है, ई कितने पर 5 नंबर पर आता है, यहाँ पे भी 5 दे रखा है। और आर कितने पर आता है, ए कितने पर 1 पर, और आर रहता है 18 पर, और एस 19 पर। बिल्कुल सेम टू सेम लेटर्स क्रमांक दे रखा है, बस कुछ नहीं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे डेंस में भी लेटर क्रमांक देखना। 4th नंबर पर डी कितने पर आता है 4th पर आता है, और ए 1 पर आता है, एन आता है 14 नंबर पर आता है, और सी 3 नंबर पर आता है, और ये 5 नंबर पर। बस ये देखना है 41 14 35 कौन से में 41 14 35 ऑप्शन नंबर डी में, 41 14 35 कितने में ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे देखते हैं अगला 35 नंबर एक विशिष्ट कोड भाषा में, क्या एक विशिष्ट कोड भाषा में हारमोनियम को ए लिखा जा रहा है, क्या है LEVQSRM/Q। बस इसे बस देखना है। एच कितने पर होता है, हमें बस कोडिंग करके चलेंगे, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और एच कितने पर आता है 8 नंबर। बहुत अगर 2-4 बार वो देख लेंगे ना वीडियो को हमारी को, तो वो एक तरह से रट जाएंगे, आपको बिल्कुल भी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को, बहुत ही अच्छे से। दोस्तों चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज़। चलिए तो बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है दोस्तों, प्लीज़ एक बार एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो करते हैं आप आगे। तो एच कितने पर 8 पर आता है, और ए कितने पर 1 पर आता है, और आर आता है 18 नंबर पर, कितने पर 18 पर। और एम आता है 13 नंबर पर, और ओ कितने पर आता है 15 पर आता है, और एन आता है 14 नंबर पर, और आई कितने पर 9 नंबर पर आता है, और फिर यू है 21 हो गया, और एम फिर 30 पर आ गया, क्या है 30 नंबर पर। तो बस अब ऐसे इसे हम एल कितने पर आता है 12 नंबर पर आता है, ये 5 नंबर पर आता है, और ये दे रखा है वी कितने पर 22 नंबर पर आता है, और क्यू 17 पर आता है, और एस आता है तुम्हारा 17 पर आता है, और आर 18 पर आता है, और एम आता है फिर 13 नंबर पर, और ये कह रहा है वाई आता है 25 नंबर पर, और क्यू आता है 17 पर। बिल्कुल मिल जाएगा आप सभी को, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आप सभी को। यानी 8 से कितना हुआ +4 हुआ है दोस्तों, क्या हुआ 8 से +4, और 1 है यहाँ पर 1 से यहाँ पर भी +4 हो रहा है, और यहाँ 18 से यहाँ पर भी +4 ही हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पर भी +4 ही हो रहा है। और फिर दे रखा है यहाँ पे 18 थी 13 से फिर भी +4, सभी में +4 हो रहा है, हमने देख लिया बिल्कुल सभी में +4 ही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 13 से 4 17 लास्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है 21 से +4 कितना होता है 25 हो जाता है, सभी में +4 आ रहा है, सभी को उठाते हैं हम, क्या कहते हैं हमें क्या निकालना है इसका निकालना है। तो टी कितने पर 20 में 4 कर देंगे 24, यानी एक्स आएगा, फर्स्ट लेटर क्या होगा एक्स। तो सभी से पहले हम एक्स को ही देखते हैं फर्स्ट लेटर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। अब जीएस शुरू हो गई दोस्तों यहाँ से। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC बनने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि यानी जो भी राशि होगी लाख रुपए में बतानी क्या होगी दोस्तों। तो 200 400 600 650 तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा इसका। 36 प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 200 लाख रुपए। क्या 200 लाख रुपए। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत नियमित एक कंपनी और भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 की धारा 45I ए के तहत प्रवासित गैर बैंकिंग वित्तीय स्थापना वित्तीय संस्था के व्यवसाय शुरू करने हेतु निम्न शर्त यानी जिसकी शर्त थी 2 क्या थी फर्स्ट और सेकंड यानी पहली शर्त थी यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनी
होना चाहिए। और सेकंड शर्त क्या थी हमारी, इसमें 200 लाख रुपए का न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 37। निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र का एक गलत युग्म है? क्या आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है? तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं, मत्स्य प्राथमिक क्षेत्रक और परिवहन द्वितीयक क्षेत्रक, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्रक और सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीयक क्षेत्रक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा? और 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी परिवहन द्वितीयक क्षेत्रक। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तरीय डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो हम देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न शैक्षिक बेरोजगारी और कोई वैकल्प सही नहीं है। तो हमारा इसमें तो क्या है, पढ़े लिखे युवा हैं जो नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गई? शैक्षिक बेरोजगारी। क्या हो जाएगी? शिक्षा से संबंधित है तो शैक्षिक बेरोजगारी होगी दोस्तों। क्या? शैक्षिक बेरोजगारी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 38 नंबर में। चलिए तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 39 नंबर, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। क्या? सभी परीक्षाओं। और भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक और भारत के प्रधानमंत्री। कौन रेपो दर को निर्धारित करता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 40 नंबर प्रश्न में, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं सेवक शासकों को चुनने की अनुमति होती है? किस प्रकार की सरकार में? यानी एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय, कुलीन तंत्रीय और धनिक तंत्रीय। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी लोकतंत्रीय सरकार में। किस प्रकार की सरकार में? यानी लोकतंत्रीय सरकार में। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 41 में, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? यानी कारावास, निषेधाधिकार, वीटो, यानी तख्ता पलट कूप, यानी सेंसरशिप। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सेंसरशिप। तो 41 प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा सेंसरशिप एंड डी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 42, यानी इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? संसद का तो हिस्सा है लेकिन सदनों का एक कोई सदस्य भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के राष्ट्रपति जो है संसद का तो हिस्सा है लेकिन सदनों के सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए तो 43 प्रश्न पर चलते। क्या? 43 पर। चलिए 43 प्रश्न दे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो हम इसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा 43 प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे देखते हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? क्या था? किसके द्वारा भेजा गया था? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। कौन भेजा गया था? और हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज। कहाँ भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर, किस सेवानिवृत्ति ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखते हैं। केन स्टोन, बेन कार्लिन और एलन वर्कार, एओ ह्यूम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 45 प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एओ ह्यूम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एओ ह्यूम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, एलन एक्टिवियम होम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने कांग्रेस स्थापना के पहले 22 वर्षों में कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा की थी। क्या की थी? महासचिव के रूप में सेवा की थी। वह एक ब्रिटिश सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक, उद्यान विज्ञानी
और पक्षी विज्ञानी थे। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला 46 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय कौन से वायसराय थे भारत के? यानी लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए तो ये क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन के भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों द्वारा, जिसमें स्टॉकमेंस, एनल ऑक्टेन, ह्यूम भी शामिल थे, स्थापित की गई थी। ह्यूम ने बॉम्बे में वायसराय लॉर्ड डफरिन के अनुमोदन के साथ पहली बैठक का आयोजन किया था। चलिए अगले प्रश्न में देखें 47, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? किस वर्ष में लौटे थे? 1915 में। क्या था? 1915 में। कब लौटे थे? 1 जनवरी 1915 को। चलिए तो गांधी जी ने 18 जुलाई 1914 को दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था। यानी 1914 को ही दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था, 18 जुलाई को। अब 21 वर्ष तक इन्होंने एक वकील के पद पर और सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहे थे वहाँ पर। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वो मुंबई भारत पहुँचे थे। उनकी वापसी का स्मरण करते हुए भारत हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। चलिए तो 48 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए देखते हैं, धम्म गुरु, धम्म योगी और धम्म आचार्य, धम्म महंता। तो हमारा सही आंसर 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धम्म महता। क्या हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का, धम्म महता। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं 6, 4 और 8 और 2। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? तो 49 नंबर प्रश्न है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 4th, यानी 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी। चलिए अगले 50 नंबर प्रश्न पर, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 इंच उत्तर तथा डैश अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 68 डिग्री और 7 इंच उत्तर की ओर। तो अब आगे क्या हुआ, 37 डिग्री 6 इंच उत्तर। और हमारा ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसका 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो हमारा ठीक है। चलिए तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न, उत्तर पश्चिम भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम भारत किन देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, चीन तथा नेपाल और म्यांमार तथा बांग्लादेश और श्रीलंका तथा मालदीव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत किन 2 देशों के साथ, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? उत्तर पश्चिम में भारत के कौन कौन से देश हैं? तो चीन के उत्तर में है, उत्तर में चीन है। तो क्या है, पश्चिम की ओर तो नहीं है। ठीक है, तो चीन, नेपाल, ये दोनों देश क्या है, उत्तर वाले हैं, तो ये नहीं हो सकते हैं। म्यांमार तथा बांग्लादेश ये क्या है, उत्तरी पूर्वी देश हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। श्रीलंका तथा मालदीव ये दक्षिणी देश हैं, क्या दक्षिणी देश है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये है उत्तरी और पश्चिमी देश। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यही सीमा साझा करेंगे, जब उत्तरी पश्चिमी देश हैं भारत के, तो सीमा साझा यही तो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 52, थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ डैश में दर्रे हैं, तो किस में है? थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ डैश में दर्रे हैं। तो पश्चिमी घाटियाँ, पूर्वी घाटियाँ, धौलाधार श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदियों के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा हिमालय नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, हमारा इसका आंसर देखते हैं 53 नंबर का। उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं।
तो कौन सा सही नहीं है? तो वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं, उनमें से ज़्यादातर बारहमासी हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर बी, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं। तो हमारा यही गलत है। क्या हो जाएगा? ये वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त नहीं करती हैं। क्या? वो वर्षा से पानी प्राप्त नहीं करती हैं। इसमें क्या दे रखा है? वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 54, तमिलनाडु के तट डैश अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु के तट एक बड़ी कुल वर्षा का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो मार्च से जून तक, जून से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर तक और नवंबर से फरवरी तक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से नवंबर तक। चलिए तो उसके बाद तमिलनाडु के तट कोरोमंडल तट को अक्टूबर दिसंबर के दौरान पीछे हटते मानसून से अधिकांश वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त मेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? क्या? संपन्न राज्यों में से एक नहीं है। तो हम इस ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। क्या? जम्मू कश्मीर 55 नंबर प्रश्न है। अगर भारत में अभ्रक माइका समूह 34 फिलोसिलिकेट खनिजों तथा प्रतिनिधित्व करता है, जो कि एक स्तरीय या फैलेटिक संरचना दर्शाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक वाले पेगमाइट आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में पाए जाते हैं। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से भी अभ्रक पेगमेटाइट्स के प्राप्त होने की जानकारी मिली है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 56 नंबर है। क्या है? 56 नंबर। और मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना में कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे कहा जाता है इकाई कहा जाता है, मापक कहा जाता है, क्रम कहा जाता है, मानक कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न दोस्तों। मापक का अज्ञात मात्रा की तुलना में निश्चित मात्रा का के साथ होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे हम मान लेते हैं क्या? इकाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यूनिट। यूनिट तो मानते, यूनिट कहा जाता है किसे? क्या कहा जाता है? यूनिट यानी इकाई। चलिए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर 57 नंबर, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? सूरज की सतह से प्रकाश उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं, चमकदार वस्तुएं, प्रकाशमान वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं और उज्ज्वल वस्तुएं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? प्रकाशमान वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी यानी 57 नंबर 57 प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 58 नंबर, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल और रहित। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका? विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है 58 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव दोस्तों, पॉजिटिव। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं वायरस के कारण नहीं होता है? यानी विषाणुओं वायरस के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पोलियो, चेचक और श्लेष्मिक ज्वर और आंत्र ज्वर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो वायरस के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 59 का ऑप्शन नंबर डी यानी टाइफाइड जो वायरस के कारण नहीं होता है। क्या होता है? टाइफाइड जो है वायरस के कारण नहीं होता है, आंत्र ज्वर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 60, एक इमारत में ईंटें जीवों डैश के समान होती हैं, यानी किसके समान होती हैं? इमारत में यानी कोशिका के समान, ऊतकों और अंगों और ग्रंथियों के समान। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं के समान होती हैं, यानी जीवों में कोशिकाओं के समान होती हैं। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न है हमारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले तो प्रश्न देखते हैं। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं कहलाते हैं डैश कहलाते हैं। तो अम्ल, क्षारक और सूचक
और लिटमस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारक। छूने पर सामुन जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन स्वाद में ये कड़वे होते हैं। क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इसका क्षारक। क्या हो जाएगा? क्षारक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 62 नंबर प्रश्न है हमारा। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ क्या होता है? जो लोहे पर भूरे रंग की झिल्ली जो परत सी जम जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लोहे को हम खुले में छोड़ दें जहाँ पर नमी हो और ऑक्सीजन भी हो प्राप्त हो, तो उस पर क्या जम जाता है? पतला सा परत के रूप में। तो क्या जम जाता है? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा 62 का? यानी जंग। इस पर क्या लग जाती है? लोहे पर जंग लग जाती है खुले में डालने से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर 63। सेल्यूलोज का एक बहुलक है। क्या सेल्यूलोज का एक बहुलक है? तो ऑप्शन देखते हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, सुक्रोज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 63 का सी। क्या है? 63 का सी, यानी ग्लूकोज। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। धुंध, स्लग और एयरसोल और सस्पेंशन। तो कोहरे से बनी वातावरण में मोटी परत क्या कहलाती है? तो धुंध। क्या है दोस्तों? 64 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। सदैव उल्टा, सदैव सीधा, आंशिक रूप से उल्टा और तुर्करूपी। क्या होता है हमारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 66। जुलाई 2017 में लोकार्पित प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना PMVVY एक निवृत्त योजना है जो विशेषतः वर्ष तथा उससे अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यानी 65, 50, 55, 60। तो हमारा सही आंसर होगा इसका 66 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी 60। विशेषतः 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए है। तो इसके बारे में जानिए। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना PMVVY भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से घोषित पेंशन योजना है। क्या है? पेंशन योजना। चलिए आगे चलते हैं। स्वयं सहायता समूह जुलाई 2017 में लोकार्पित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नामक उप योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में सेवा का संचालन करेंगे। क्या करेंगे? सेवा का संचालन करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। बैंकिंग, सड़क परिवहन, डाक, दूरसंचार। तो हमारा डाक, दूरसंचार। चलिए तो अगले इसका सही आंसर होगा 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बारे में देखते हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का हिस्सा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM। तो DAYNRLM के तहत स्व सहायता समूह पिछड़े क्षेत्रों में सड़क परिवहन सेवा का संचालन करेंगे। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 68 नंबर। किस देश ने 5 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन देखते हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, मलेशिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए, चीन में नवंबर 2017 में दक्षिण पश्चिम प्रांत सिचुआन में जिचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 2 वेदोव 3 और उपग्रहों वेदोव 3M1 और वेदोव 3M2 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 69 नंबर। 69। चीन ने 27 अक्टूबर 2017 को हाइड्रोजन ईंधन सेलों द्वारा संचालित दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक का लोकार्पण किया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। कार, बस, ट्रॉम, ट्रेन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी 69 का ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रॉम। चलिए, हाइड्रोजन ईंधन सेलों द्वारा संचालित दुनिया का पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रॉम अक्टूबर 2017 में चीन के
तास तांगसान शहर उत्तरी चीन के वेदोई हेवेई प्रांत में सार्वजनिक परिवहन में हरी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो चलिए 70 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न है, किदम्बी श्रीकांत ने किसे हराकर पुरुष एकल वर्ष में 2017 का फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन का खिताब जीता है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। चीन के लियांग, चीन के तजुयुंग, जापान के केंता निशिमोटो, डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी, यानी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 71 नंबर प्रश्न है, बीसीसीआई ने वर्ष 2017 में किस खिलाड़ी को खेल में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार के लिए मनोनीत किया है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विराट कोहली, आशीष नेहरा, युवराज सिंह और MS धोनी। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी MS धोनी। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? MS धोनी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 72 नंबर प्रश्न हमारा, अगस्त 2017 में विश्व बैंक ने भारत को किशनगंगा तथा रैटल जल विद्युत परियोजना को बनाने की स्वीकृति दी, जिसका विरोध द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 72 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, यानी पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलिए तो देखते हैं। पाकिस्तान ने भारत द्वारा अगस्त 2017 में किशनगंगा 330 मेगावाट और रैटल 850 मेगावाट के जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण का विरोध कर रहा है। भारत को 1960 में सिंधु जल समझौता IWT के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ झेलम और चेनाब नदियों की सहायक नदियों में पनबिजली ऊर्जा सुविधाओं के लिए निर्माण करने की अनुमति है। ठीक है, चलिए तो 73 नंबर पर बिम्स्टेक VIMSTEC की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक 10-11 अगस्त 2017 को भारत के किस पड़ोसी देश में हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। चलिए तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। 74 नंबर, यूनेस्को UNESCO यानी एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 का पुरस्कार किस मंदिर ने जीता है? किस मंदिर ने 2017 का अवार्ड जीता है? तो श्री पद्मनाभ स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी और वेंकटेश्वर और बृहदीश्वर मंदिर। किसने जीता है? तुम्हारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी रंगनाथ स्वामी। चलिए तो तमिलनाडु के श्री रंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ने मेरिट श्रेणी के पुरस्कारों में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने से इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाला यह तमिलनाडु का पहला मंदिर बना है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कृष्णा सोबती 2017 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है कृष्णा सोबती को? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 76 नंबर प्रश्न। 25 सितंबर 2017 को गठित भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार पार्षद में कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला 3, दूसरा 5 और तीसरा 7 और चौथा 11। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 76 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 5। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 77 नंबर पर 8 नवंबर 2017 को भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने गेहूं पर आयात शुल्क को दोगुना कर डैश तक कर दिया। कितना कर दिया? दोगुना करके आयात शुल्क को दोगुना करके कितना कर दिया दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा 0.05, 0.1
1 और 0.2 और 0.25। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी। यानी कितना कर दिया दुगुना करके, यानी 0.2। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 78 नंबर प्रश्न। क्या 78? 1 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल डैश में सहकारिता तथा आपसी सहयोग पर भारत तथा आर्मेनिया के बीच एक समझौते को मंजूरी दे दी है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। परमाणु प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सुधार, सीमा शुल्क और प्रत्यर्पण ढांचा, सीमा शुल्क मामला और प्रत्यर्पण ढांचा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क मामला। तो इसके बारे में देख लेते कुछ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 नवंबर 2017 को सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और आर्मेनिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन करने की मंजूरी दी है। यह समझौता 2 देशों सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच जानकारी और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करेगा। क्या करेगा? कानूनी रूपरेखा प्रदान करेगा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 79 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल ने अक्टूबर 2017 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से इसे इजराइल विरोधी ठहराते हुए सहभागिता वापस ले ली है? तो मैं ऑप्शन देखते हैं। WTO, WHO और ILO और UNSCO। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 79 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UNSCO, ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 80 नंबर प्रश्न है हमारा। एक अध्ययन के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए नवंबर 2017 में दुनिया का शीर्ष डैश उत्सर्जक बन गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 80 नंबर ऑप्शन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा पश्चिमी अंटार्कटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा NASA के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाता है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। मेटल प्लूम, येलोस्टोन, मैरी वेयरलैंड यानी कोलोराडो डेनवेयर। तो हमारा सही आंसर होगा 81 प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आप सभी को दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1 नवंबर 2017 में जारी किए गए नासा के एक अध्ययन के अनुसार एक भूतापीय ताप स्रोत जिसे मेटल स्लम कहा जाता है पश्चिम अंटार्कटिका के नीचे स्थित। कहा जाता है कि इसके पिघलने पर बर्फ की चादर के नीचे झीलों और नदियों का निर्माण होता है। चलिए तो अगला देते हैं। 82 नंबर प्रश्न है। किस राज्य की सरकार भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को DSP के तौर पर नियुक्त करने जा रही है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा 82 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर होगा 82 नंबर का ए, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब सरकार ने अगस्त 2017 में राज्य पुलिस में हरमनप्रीत कौर को DSP के पद पर शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। कौर ने 115 गेंदों में अविजित 171 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचाया। भारत इंग्लैंड से कम अंतर से फाइनल में हार गया। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला 83 नंबर प्रश्न है। 11 अगस्त 2017 को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में शारीरिक गतिविधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मैरी कॉम और महेश भूपति और पुले गोपीचंद और मिल्खा सिंह को। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी मिल्खा सिंह को, यानी 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो मिल्खा सिंह, तो इसका मिल्खा सिंह को अगस्त 2017 दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र SER में शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मिल्खा सिंह
को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो अगला 84 नंबर, किस शहर को यूनेस्को UNESCO द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ है? चलिए तो अब ऑप्शन देखते हैं, अहमदाबाद, नासिक, नागपुर और लखनऊ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा 84 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। 1 सितंबर 2017 को गुजरात स्थित अहमदाबाद को औपचारिक रूप से भारत का पहला विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिया गया। चलिए तो इस सम्मान ने 4 दीवारी से घिरे अहमदाबाद को देश का पहला और एशिया का तीसरा शहर बनने का गौरव प्रदान किया है। चलिए तो ऑप्शन अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस शहर में चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बीजिंग, हांगजो और शंघाई और शेंजिन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? हांगजो। क्या हो जाएगा? हांगजो। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 86, दो संख्याओं का योग और उनका अंतर 2 है। क्या है? दो संख्याओं का योग कितना है? 16 है। तो संख्या माना मैंने x और दूसरी संख्या क्या है? y। तो इनका योग क्या कह रहा है? 16 है। क्या है? इनका योग 16 है। तब और इनका अंतर दे रखा है हमें x - y बराबर के 2 दे रखा है। तब इन्हें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये प्लस के माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये कितना होगा? 2x बराबर कितना हो गया? 16 2 18 हो गया। तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? x की वैल्यू हो जाएगी 9। तब 9x की वैल्यू हो गई तो y का मान क्या हो जाएगा? जब x का मान इधर रख देंगे तो इधर से इधर माइनस हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। क्या हो गया? 7। तब अब क्या करें? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? इन दोनों का 63 यानी 63। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 87, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है इसमें? तो 91 भी डिवाइड हो जाता है और 93 भी डिवाइड हो जाता है और 99 भी डिवाइड हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो है अभाज्य संख्या, जो किसी से डिवाइड नहीं होती, 1 से और स्वयं से ही होगी। चलिए 88 नंबर पर ये कह रहा है 5 से 1/2 और 7 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 का मान बताना है। क्या बताना है? मान। तो हमें बस सिर्फ पहले पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या दे रखी है, इन्हें हम पहले से ऐड कर लेंगे। तो ये 5 दे रखा है। क्या? 5 प्लस के 7 और प्लस के 11, ये जो हमें दे रखा है इनको हमने ऐड किया तो कितना हो गया? 11 और 7 18 और 5 कितने हो गया? 23 हो गया। क्या हो गया? 23 हो गया। अब हमारे पास जो शेष बची संख्या कितनी रह गई? हमारे पास 1/2 दोस्तों, सभी को दिख रहा होगा, 1/2 प्लस 1/2 और फिर भी 1/2 ही है। क्या? 1/2। अब 1/2 कुल मिला के सभी को पता है 3/2 हो जाता है। क्या? जब हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया? 2। ये 2 एलसीएम हो गया तो ऊपर कैसे 1 + 1 और +1 कितना हो गया? 3। तो 3/2 हो गया और 3/2 23 में हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 23 और 3/2 जोड़ देंगे तो 3/2 और ये 2 हो गया। तो 23 दूनी 46 और 3 कितने? 49/2। क्या हो जाता? 4। तो अब हम इसे सभी को हटाते क्या हो जाएगा? 49/2। क्या हो जाएगा? 49/2। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 89 नंबर, m के किस मान के लिए 12 से विभाज्य है? m के किस मान के लिए 12 से विभाज्य है? अब जैसे कि 34 दे रखा है। चलिए तो हम यहाँ पर लेते हैं 3 4। क्या है? 4 और ये m दे रखा है। क्या? m/12 है। कितना? ये 12 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना? पहले तो 12 दूनी 24। क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2 बार डिवाइड होगा और शेष में क्या बचेगा? 10 बचेगा दोस्तों। जब 34 में से 24 चले जाएंगे तो 10 ही बचेगा और प्लस 7 में m बनेगी। m की जगह में किस संख्या को माना है कि पूरा डिवाइड हो जाए? जैसे यहाँ पे हम 2 रख लेंगे, 2 रख लेंगे तो m जो है 12 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा? तो जब 102 हो जाएंगे 12 से डिवाइड नहीं होते हैं। क्या होता है दोस्तों? 12 से नहीं होते। जब हमने 0 रखा 100 हो गए, 100 भी डिवाइड नहीं होता है। जैसे हमने 8 रखा, यहाँ पर 8 रखा तो 108 होगी, 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? 12 से पूर्णतः डिवाइड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 6 रखेंगे तो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 12 सी हो जाएगा, राइट। चलिए तो 90 नंबर प्रश्न पर चलते। ये क्या कह रहा है?
1/3 क्या, ये दे रखा 1/3 डिवाइजुअल 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 और वट्टे में क्या दे रखा पूर्ण 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 और डिवाइड 1/3 क्या दे रखा 1/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड का साइन हम यहाँ से हटा देते हैं। डिवाइड का हमने साइन हटा दिया, यहाँ पर क्या कर लिया हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो संख्या पलट जाती है, तो 1 की जगह तो 3 हो गया और 3 की जगह क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया 3 की जगह। अब हम क्या करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 1/3 बचा ऊपर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड लगा हुआ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, संख्या को पलट देंगे। क्या कर देंगे, संख्या को पलट देंगे। यहाँ पर 1 हो गया, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो संख्या को पलट लेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो क्या हो गया, इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1/3 यहाँ पे और 1/3 यहाँ पर, तो कुल मिला के 1/3 दोस्तों 1/3 बट्टे 1/3 हो गया। अब ये चौथी संख्या जो फोर्थ में गुणा हो जाता है और दूसरी का तीसरी से मल्टीप्लाई हो जाता है इनका। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 3, तो 3 से 3 कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 91% दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और तथा 80% अधिक है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों तीसरी संख्या हमें दे रखी है, क्या दे रखी है तीसरी संख्या। चलिए तो तीसरी संख्या हमें दे रखी है, तीसरी संख्या हमने मान लिया 100। कितनी है तीसरी संख्या, थर्ड नंबर, ये आप देख रहे होंगे थर्ड नंबर हमने मान लिया 100। कितना मान लिया 100। अब तब एक तो 20% और दूसरी क्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 80%, यानी पहली क्या 20% अधिक है, तो क्या हो जाएगी पहली हमारी फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 120 हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर आई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का 80% यानी 180, 80% अधिक 100 से कितनी 180 हो जाएगा। अब तीसरी संख्या तो यहाँ पर दे ही रखी है मैंने, मान ली थी 100%। अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या ये कितनी 120 है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो हम 120 बाई 180 परसेंटेज 100 का मल्टीप्लाई 100% का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब इससे 0 से 0 12 हो गया, ऊपर 12 और 18 कितना हो गया 6 से काटा हमने 2/3 हो गया। क्या हो गया 2/3 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया, तो ऊपर हो गया 200। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों 200/3 परसेंटेज, 200/3 दो का मल्टीप्लाई 3 छंक 18 छंक 18 तो छंक 18 तो छंक 18 66% आएगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 92 नंबर प्रश्न है, क्या 92 x अनुपाते y अनुपाते z 3:5:8 ये दे रखा x का मान। अब x अनुपाते y अनुपाते z, तो x बराबर कितना है 3 है, y अनुपाते कितना दे रखा है 5 दे रखा है और z अनुपाते 8 दे रखा है। तो इनमें हम क्या करना है, अब जैसे हमें x बराबर दे रखा है तब इन्हें हम पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी डायरेक्ट इनके मान नहीं है, रेशियो में ही तो है, तो हमें इसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है। x का जब हम मान निकालेंगे 3 दे रखा है तो रेशियो में ही तो है, तो 3k मान लेंगे, क्या कर लेंगे k मान लेंगे। और यहाँ पर y भी है, y भी 5k मान लेंगे, क्या कर लेंगे 5k मान लेंगे। और यहाँ पर z दे रखा है, z का इक्वल कितना हो जाएगा 8k मान लेंगे, क्या कर लेंगे 8k। बस अब हमें क्या करना है इसके मान रख देने, क्या करना है मान रख देने, यानी यहाँ पर दे रखा है हमें 9 बाई का मान 5k मल्टीप्लाई में 5 और k कर लेंगे प्लस के वो सॉरी माइनस है दोस्तों, क्या है -2 x का मान दे रखा 3k मल्टीप्लाई में 3k, क्या हो जाएगा 3k मान लिया मैंने। अब प्लस में z का मान दे रखा 8k, क्या यहाँ पर मैंने रख दिया 8k दोस्तों, पे 8k है यहाँ पे प्लस में है बस हमें, और बराबर में दे रखा 41 क्या 141। अब ये कितना हो गया 9 पंजे 45, ठीक है। अब आगे लिख लेते हैं हम इसे, अब इसे हम आगे
लिखते हैं, क्या करते हैं दोबारा से, ये हमारा यहाँ पे लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई 5k माइनस है सॉरी -2 इंटू 3k और यहाँ प्लस के और 8k, कितने 8k बराबर दे रखा है हमें 141, क्या 141 दे रखा है। तब हमें बस क्या करना है, ये 9 पंजे 45k हो गया, 45k माइनस सॉरी ये k है सही से नहीं बन पा रहा, बन गया माइनस 2 तिया 6k कितना 6k प्लस के 8k कितना प्लस है जी 8k बराबर तो तुमको दिख ही रहा होगा 141, क्या है 141। अभी 45 में से 6 गया तो कितना 39 बचा, 39 और 8 कितने तो 47 होते हैं, कितना 47k हो गया, 47k बराबर 141 हो गया। अब इसे हम इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो k का मान हमारा निकल आया 3, k का मान हमारा क्या निकला 3। तो ये क्या पूछ रहा है y का मान बताना है, y का मान बताना है हमें, k का मान, और k का मान 5 था तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर हमने कितना माना था 5k, क्या था 5k, तो हमारा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब y का मान हमारा k कितना निकला, k का मान 3, तो y का मान हो जाएगा हमारा 15, कितना 155। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 93, 11 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है, 11 अभाज्य संख्याओं का औसत 93 नंबर प्रश्न है, क्या 93 नंबर 11 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या नोट कर लेते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, यानी 2 है, क्या 2, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है। 29 हो गया, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब एक 31 और आ गया, क्या हो गया 31। तो इन्हें क्या कर लेंगे ऐड और डिवाइड कर देंगे, कुल मिला के हमें 11 से ही डिवाइड कर देंगे, ये सारे को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। और प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ के कितना आएगा, यानी जोड़ के आएगा 160, कितना आएगा 160 बाई 11। तो बस इसका बस 11 का मल्टीप्लाई किया हमने, 11 एकम 11 बचे कितने 5, 50 हो गया, 11 चौके 44 हो गया, पॉइंट में आ गया 11 चौक 44 और फिर कितना हो गया 6, 11 पन्ने 55 हो गया, फिर 11 चौके 44 हो गया, क्या हो गया 11 चौक 44, तो 14.54 कौन सा आ रहा है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 94 नंबर पर। 9500 की एक राशि 9500 की एक राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज से 17,622.5 हो जाएगी। तो हमें क्या कितने हो रही है 9500, तो हमें क्या करेंगे 1700, क्या करते हैं दोस्तों ये दे रखे 17,622.5 में से कितनी राशि थी हमारी पहले 9500 ये थी, हमें इसे डिवाइड माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 2 बचा दोस्तों और यहाँ पर भी 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 17 में तो 9 गया तो 8 बचा, ये कुल मिला के ये बचा हमारा। इतने ये ब्याज हमें कितना मिला इस पर 8122, कुल मिला के 8122 पॉइंट ये ब्याज मिला है हमें किस पर। अब हम चलते हैं 9500 किस रेट से 4.5% की रेट से, जैसे ही हमने परसेंटेज का चिन्ह यहाँ से हटा दिया तो हमने नीचे 100 लगा दिए, इस रेट से कितने समय के लिए गुणा हम x समय के लिए, क्या x समय के लिए बराबर कितना हो रहा है 8122.5 इतना हो रहा है, क्या हो रहा है इतना हो रहा है। इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, 95 गुणा 45 हो गया, यहाँ से एक 10 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया जैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा हुआ है ये भी हमने हटा दिया, एक ये भी हट गया, बिल्कुल हो गया फ्री। अब हम इसे काटते हैं, 19 से कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों 5 बार, 19 से काटा 19 57 चौक 76,
निचक 76, 4 बार कटा है, निचक 76, बचे कितने 5, और 5 पर 2, कुल मिलाकर ये कितने से हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा मान आ जाएगा। काट पीट के आप कर सकते हो, टाइम लगता है दोस्तों बिल्कुल, पर हम ऐसे ही काटना, हमने आप सभी को बता दिया बिल्कुल भी। हम इसे ऐसे काट पीट के क्या आ जाएगा हमारा 94 नंबर प्रश्न है हमारा, काट के आ जाएगा कुल मिला के x बराबर मान आएगा हमारा x इक्वल 90। जैसे इससे और इससे कुल मिला के इसे काटेंगे तो 90, यानी 90 बार ही कटेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 94 का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 95, एक वस्तु को 159 में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है, यानी एक वस्तु को 159 में बेचकर 30% लाभ कमाता है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए तो विक्रय मूल्य क्या है इसका, विक्रय मूल्य एसपी दे रखा है, एसपी 169 दे रखा है। विक्रय मूल्य में कितना बढ़ाना, बस वही करना। विक्रय मूल्य माना पहले सीपी था हमारा एक्स का 130%, 130% ही तो था, 130% बराबर कितने 169 में तो बेचा। हमें क्या निकालना, सीपी निकालना है। क्या करना है, सीपी निकालना है। ये इससे एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 रह गया, 13 से 13 बार कटा, तो एक्स बराबर हमारा आ गया 130 दोस्तों। क्या आ गया, एक्स बराबर 30, यानी सीपी क्या है हमारा, जब एसपी दे रखा है फर्स्ट एसपी दे रखा है हमारा, पहला एसपी क्या है, फर्स्ट एसपी दे रखा है 169, क्या दे रखा है, और सीपी दे रखा है तो मैं 130। ठीक है, तब हमें इसमें कितनी वृद्धि करेगा, 140 का लाभ हो, तो हमें इसका 140% निकालते हैं। 140% क्या, 140, यानी नीचे 100 आएंगे, 100 आएंगे, 0 14 गुणा 13 कितना हो गया 169, और 70 और 12 182, क्या हो गया 182, 182 कितना हो गया। सेकंड एसपी क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड एसपी हो जाएगा दोस्तों 182, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सही से नहीं दिख रहा है, सेकंड एसपी, फर्स्ट एसपी तो था हमारा 169, कितना था 169, और जब सीपी निकला हमारा 130। अब सेकंड एसपी, सेकंड विक्रय मूल्य कितना निकला 182। अब क्या करा, विक्रय मूल्य पर कितनी वृद्धि की जाए, कि हमारा 40% का प्रॉफिट हो। सेकंड यानी 182, यहाँ से कितनी वृद्धि हो रही है 169 से कितनी वृद्धि हो रही है, 70 एंड 12 और 13 कितने की हो रही है, कितने पर 169 पर हो रही है। तो हमें क्या निकालना, 169 पर कितने की वृद्धि, 13 की वृद्धि। परसेंटेज चिन्ह लगाएंगे, 100% का गुणा कर देंगे इसमें, 13 से कितने 13 बार, तो कितना होगा 100/13, 100/13 गुणा में परसेंटेज, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 100 से ऊपर तो 7 बार जा रहा है। तो सीधे से आप सभी को दिख रहा होगा 7, जैसे और सभी 7 से ऊपर वाली संख्या तो ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, और ये भी, और यही हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 96 नंबर, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने अधिक प्रतिशत अंक पर अंकित करे। 30% की छूट देता है और 70% लाभ कमाना चाहता है, छूट देने के बाद भी। माना हमें सीपी मान लिया, मैंने क्रय मूल्य मान लिया उसका कितना 100%, कितना मान लिया दोस्तों 100%, इस थोड़ी कितना माना मैंने 100%, 100 दिख रहे होंगे दोस्तों, ये थोड़ा अब 100 दिख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, हमने माना 100%, और वो लाभ कितना कमाना चाहता है 17%, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के हमारा 117 हो जाएगा, वो भी 30% छूट देने के बाद। तब हमें एक्स का कितना 70%, कितना 70% निकालने के बाद कितना आना चाहिए 117 आना चाहिए। हमें कितना अंकित करना होगा दोस्तों 117, सॉरी ये 58, 117 आना चाहिए। 70 पर छूट देने के बाद हमें कितना होना चाहिए, हमें अंकित एमआरपी क्या मान लिया हमने एक्स पर 30% छूट देने के बाद हमें 117 होना चाहिए। क्रय मूल्य तो हमारा 100 था। तब हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 17 से वही कितना होगा 100, ये हो गया 1,170/7, तब एक्स बराबर
ये हो गया 1170/7, क्या होगा 7। तब हम 7 का भाग देंगे, 7 से एक बार दिया, ठीक है, 7 1 7, और ये कितना हो गया, क्या बचा, 4 बचे, 47 हो गया, 6 बार, 7 6 42, 5 बचे, 7 7 49, कितना होगा 7 7 49.1 बचा, 7 एकम 7 हो गया, और कितना 7 चौके 28, तो क्या आ रहा है 167.14 आ रहा है तुम्हारा। कितनी वृद्धि हमें अंकित क्या करना पड़ेगा, यानी कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा CP से, यानी 67, कितना 100 तो था ही हमारा, 67 प्लस 1.4 ही तो हो रहा है, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात, 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं। जैसे एक त्रिभुज दे रखा है ये वाला समान त्रिभुज होता है, समान त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 भुजाओं में कितने, ये भी समान है और ये भी समान है 5, और ये वाली 8 दे रखी है, क्या दे रखा 8। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समान भुजाओं की लंबाई बतानी, क्या करना है, समान भुजाओं की लंबाई बनाए, यानी 97 नंबर प्रश्न है। तब हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक इसमें लंब और खींचना पड़ेगा, जो ये हमारा A है, क्या है ये A है, और ये हमारा B है, और ये जो है दोस्तों D मान लिया है, क्या D, और ये यहाँ पर C है, और ये यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या लगाना, लंब की लंबाई निकालनी पड़ेगी, पहले लंब की लंबाई निकालनी पड़ेगी। लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, जैसे कि कर्ण दे रखा है, ये हमारा 4 ही तो हो जाएगा आधा, जब पूरा 8 है तो ये 4 आधा हो जाएगा है। चलिए तो हम इसे उठा के करते हैं पूरे को, त्रिभुज को इस तरह से तैयार दोबारा से कर देते हैं। ये लंब हो गया तो A यहाँ पे हो गई, ये B हो गया हमारा, और ये D हो गया दोस्तों, क्या हो गया ये D, और यहाँ पर C, इसे भी हम दोबारा से उठा देते हैं। क्या करते हैं, ये हो गया हमारा D, और ये यहाँ पर C हो गया, ये लंब हो गया। तब ये दे रखें 5 5 भुजा, और ये भी 5 दे रखी, और ये टोटल 8 है, तो ये वाला 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कर्ण 5 और 4 है, तो ये लंब हमारा कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, सभी को पता 3 निकलेगा। तब AD की लंबाई क्या होगी हमारी, AD की लंबाई बराबर कितनी होगी हमारी 3 होगी, AD की लंबाई कितनी होगी 3 हो गई, क्या हो गई 3। तब हमें क्या करना है, AD की लंबाई हमारी निकल आई 3, तब 3 सेंटीमीटर है। तब आगे क्या करना, क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, क्षेत्रफल 3x रेशियो अनुपात में ही दे रखा है, जैसे इसकी भी रेशियो में ही है, तो ये x मान लो चाहे कुछ भी मान लो, यहाँ पर भी x ही मान सकते हैं, क्योंकि रेशियो में दे रखी है तो ये भी रेशियो में ही निकलेगी। तब हमें क्षेत्रफल दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, कितना, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये उठा देते हैं 1/2, क्या होता है 1/2 BC, यानी BC आधार गुणा लंब, क्या होता है आधार गुणा, आधार हमारा दे रखा था 8 दे रखा था गुणा लंब कितना था 3x था, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा x, और क्षेत्रफल कुल था हमारा 12 सेंटीमीटर, उसका ये हमने 4 से काट दिया, कितना हो गया 2 चौके 8, 4x 4 12x स्क्वायर हो गया, क्या होगा 12x स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये 12 से 12 काट दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो गया 1 हो गया दोस्तों, x बराबर। तब क्या कह रहा है, समान भुजाओं की लंबाई बतानी, जब x हमारा मान निकला 1 तो हमारी भुजा कितनी हो जाएगी 5 ही निकलेगी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 98 नंबर प्रश्न हमारा, 98 नंबर, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर की घंटे की गति से और शेष 65 किलोमीटर घंटे की गति से तय करता है। तो माना 35 किलोमीटर आधी यात्रा ही तो कर रहा है माना, और पता नहीं समय कितना लग गया, तो माना समय यानी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, तब माना समय कितना लगा उसे टी घंटे चला, क्या टी घंटे उसे चला, कितने टी घंटे तक चला, ठीक है। अब आगे कह रहा टी घंटे तक चला, तब समान चाल चले आधी, तो क्या हो गया 65, चाल गुणा समय होता है, दूरी हो जाती है, तब 35 इंटू टी, क्या हो गया टी इक्वल, अब आगे 65 कितना 65 10 घंटे, तो पूरे कुल टाइम कितना था 10 घंटे, माइनस टी घंटे तो वो चल गया, तो माइनस कर दिया, तो अब हमें क्या हो गया 65 टी हो जाएगा, माइनस के 65 35 100 टी हो गया, वो 65 इधर आ जाएंगे, ठीक 100 टी बराबर कितना हो गया 650 हो गया दोस्तों, 10 में गुणा कर देंगे 650 हो जाएगा, ये यहाँ पर टी है, क्या टी, तो ये 100 से 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तब टी बराबर क्या हो गया हमारा
6.5 क्या होगा 6.5। वही पूछ रहा था कि 35 किलोमीटर घंटे की चाल से कितने समय तक चला था, 6.5 घंटे तक। कितने घंटे तक, 6.5 घंटे तक। जो हमारा सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न। पी तथा क्यू के निवेश का अनुपात कितना दे रखा है। पी का निवेश दे रखा है 4 और यहाँ पे क्यू का निवेश दे रखा है 5 दे रखा है। अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में यानी इक्वल में। अब पी जो है गुणा 1 वर्ष के लिए है और क्यू कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए कर रहा है। तो इनका लाभ का अनुपात क्या होगा, वही सेम रेशियो में रहता है लाभ। तो जितना लगाएंगे उतना ही मिलेगा, जितने समय तक रहेगा उतना लाभ हमें मिलेगा, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 इक्वल मान कर लो 10 हो गया। तब 4 से ये 2 से कितनी बार, 2 अनुपात 5 हो गया। क्या होगा, 2 इक्वल 5 गया तो 2 अनुपात 5। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो अगले 100 लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। क्या कह रहा है, अमित एक कार्य को क्या करता है 8 दिन में। अमित जो है किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है। और जो क्या कह रहा है आगे, सुमित कितने दिन में कर रहा है, नहीं सुमित करता है 6 दिन में। सुमित जो है 6 दिन में कर रहा है। तब इनका एलसीएम कुल कार्य कितना हो जाएगा इनका 24। ये कितने यूनिट निकाल रहा है एक दिन में, 8 3 24 निकाल रहा है और एक 4 यूनिट निकाला। कुल यूनिट एक दिन के कितने हो रहे हैं इनके 7। अब ये दोनों मिलकर करेंगे तो 7 यूनिट हो जाएंगे ना इनके, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तब क्या हो जाएगा हमारा 24/7, ठीक है, 24/7। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 24/7, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय। बस 100% से, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, रखते हैं अब। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो रखते हैं अब।